हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो मेरा पॉडकास्ट है वो है एक दो फिल्मों के रिव्यू के ऊपर। दो फिल्में हैं, दोनों एक जैसे ही सब्जेक्ट पे बनी हैं, तो मैं उनका इकट्ठे रिव्यू करने की सोच रही थी। हालांकि इन फिल्मों को रिलीज़ हुए हुए एक अच्छा खासा वक्त हो गया है। एक 2016 में रिलीज़ हुई थी और एक 2017 के आसपास हुई थी। तो ये फिल्म है दंगल और दूसरी है सुल्तान। दोनों फिल्मों में बड़े बड़े हीरोज़ थे। एक थे आमिर खान जो कि दंगल फिल्म में थे, और दूसरे थे सलमान खान जो सुल्तान में थे। अब इन दोनों फिल्मों की जो कहानी है वो डेफिनेटली सिमिलर है, रेसलिंग के ऊपर थी। लेकिन एक और इस फिल्म में, दोनों फिल्मों में जो एक समानताएं थीं, सिमिलैरिटीज़ थी, वो थी औरतें। जी हाँ, जहाँ पर एक फिल्म में आमिर खान अपनी बेटियों को समाज से लड़कर, समाज की जो बनाई हुई कुरीतियाँ हैं, कुनीतियाँ हैं, कुछ भी आप कह लो, उसको खंडित करके उस अपनी बेटियों को एक मुकाम तक पहुंचाता है। ये उसकी स्टोरी है। और यहाँ पर एक जो दूसरा शख्स है सलमान खान, यानी कि जो सुल्तान की कहानी है, उसमें एक निठल्ला बेरोज़गार लड़का होता है जो आवारागिरी कर रहा होता है। उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आती है जिसको साबित करने के लिए वो रेसलर बनता है, और फिर उसके बाद किसी कारणवश उस लड़की से वो अलग हो जाता है। फिर उसको पाने के लिए दोबारा से वो रेसलिंग अपनी शुरू करता है और एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो बेसिकली दोनों फिल्मों में औरत एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले किया है। पहले मैं बात करूँगी दंगल पिक्चर के बारे में। दंगल पिक्चर की स्टोरी आप सबको पता ही है कि एक बहुत कामयाब एक रेसलर होता है जो बहुत कामयाब होता है, और उसका एक सपना होता है कि जब मेरा बेटा होगा तो वो मुझसे भी बड़ा रेसलर बनेगा। लेकिन होता ये है कि उसको बेटियों पे बेटियां, बेटियों पे बेटियां होती रहती हैं, और वो एकदम से इतनी बेटियां देखकर उसकी हालत ख़राब हो जाती है कि भाई मेरे पास तो बेटा नहीं है, तो छोड़ो भाई, अब ये सपने को जाने दो। मेरा सपना जो है अब आगे नहीं बढ़ सकता, इसको, मेरे सपने को कोई भी आगे लेके नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा खुद का कोई बेटा ही नहीं है। क्योंकि हमेशा एक मेंटालिटी होती है बाप की कि बेटा ही आगे उसकी, कहते हैं ना, वो लेगेसी को आगे लेके जाता है। बेटियां तो पराई होती हैं, ठीक है, उनको पढ़ा दो, लिखा दो। पहले तो वो भी नहीं होता था, अब तो खैर फिर बेटियों को पढ़ा दिया, लिखा दिया जाता है। अब तो खैर लोगों की वैसे भी सोच, कितनी भी लोग कहते तो हैं कि हाँ भाई बेटियों को पढ़ाओ, इंडिपेंडेंट बनाओ, बट एट द एंड ऑफ द डे करनी तो उनकी शादी है ना, दूसरे घर ही जाना है उन्होंने। तो ये आज भी ये मेंटालिटी तो है। तो और उस ज़माने में, और जो ऐसे इंसान ऐसी जगह से ताल्लुक़ रखता है जहाँ पर लड़कियों को शायद ठीक से चलना फिरना भी नहीं आता, उनको रसोई घर में भेज देते हैं, जाओ ये करो, छोटे मोटे काम सिखाने लगते हैं। माएँ भी बड़ा खुश होती हैं, बाप भी खुश होते हैं कि हाँ चलो, लड़कियाँ, छोटी छोटी लड़कियाँ अपने फादर्स को पानी पिला रही हैं, रोटी बनाने में हेल्प कर रही हैं। मैं ये नहीं कहती कि घर के काम बुरे होते हैं, लेकिन उनको अपनी बेटियों को यही करता हुआ देखना अच्छा लगता है आज भी, भले ही हम कितना भी ज़माना बदल जाए। वो बात अलग है कि भाई अगर बेटा नहीं है तो बेटियों को थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं इस फिल्म की बात करूं, तो इस फिल्म में जो बेटियों को बेनिफिट मिला है वो इसी वजह से मिला है कि बेटा नहीं है। बहुत कम मैंने देखा है कि बेटा होने के बाद भी बेटियों को बेनिफिट मिलता है, या कई कई जगहों पर बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि बेटा बेटी दोनों इक्वली पाले जाते हैं और दोनों के करियर को इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन वो बहुत रेयर में रेयर देखने को मिलता है। लेकिन आज भी लड़कियों के लिए जो एक माइंडसेट है वो अलग ही है। तो यहाँ पर भी आमिर खान ऐसे मुंह सुगा कर बैठा रहता है कि भाई मेरी तो बेटी है नहीं। ठीक है, वो बेटियों से प्यार ज़रूर करता है, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है ना, वंश तो आगे बढ़ा ही नहीं ना।
और दिखाते हैं कि भाई आमिर की बीवी को भी लोग ताने मारते हैं कि तूने बेटा पैदा करके नहीं दिया, जो कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी लोग करते हैं। इसमें बेचारी औरत को क्या पता, अगर उसे पता हो कि बेटा पैदा करने का क्या तरीका है तो वो पहले ही ना कर ले। तो ये एक औरत को, खैर मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगी। बट बाद में आमिर खान को ये समझ में आता है कि नहीं, मेरी बेटियों में भी बहुत दम कम है, तो क्यों ना मैं इनको ही आगे बढ़ाऊं, और वो बढ़ाता है। और इस फिल्म से ये मैसेज देने की कोशिश करी है कि अगर एक बाप चाहे ना तो अपने माइंडसेट को चेंज करे ना, तो वो अपनी बेटियों को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। बट क्या है, हमारे फादर्स की माइंडसेट ही कुछ और होते हैं। ठीक है, वो अपनी बेटियों को पढ़ा भी देते हैं, मैंने कई ऐसे फादर्स देखे जो बेटियों को पढ़ा देते हैं, बाद में उनको खुद ही टेंशन हो जाती है, अरे बेटियां इतना पढ़ लिख गई हैं, इनकी शादियां कैसे होंगी, अरे मेरी तो 3 बेटियां हैं, मेरा बस चले तो मैं एक ही जगह पे इन बेटियों की शादी कर दूं, अरे भाई साहब मैं तो बहुत परेशान हूँ, अरे साहब मैं तो बहुत परेशान हूँ, अरे मुझे शादियां करनी है। मतलब ये रंडी रोना ये बाप करते रहते हैं। वो बात अलग है जब बेटी कमा के बाप के अकाउंट में पैसा देती है कि बाप ने मेरी एजुकेशन के लिए लोन लिया था बैंक से, तो भी जाकर दुनिया को बताएंगे अरे मेरी बेटी ने ना पैसा भेजा है। लेकिन उसके बाद वही ठाक के 3 पार कि भाई बाप का बाप कह दे कि भाई तेरी बेटी की उम्र बढ़ रही है, इसकी शादी कर, ऐसे थोड़ी ना होता है, तो अपनी ही बेटी का दुश्मन बाप बन जाते कि नहीं नहीं शादी कर। बेटी कहती भी है कि मुझे आगे काम करना है, प्रोग्रेस करना है, लेकिन नहीं, बाप ये नहीं सोचता कि मैं ज़बरदस्ती बेटी की शादी कर दूं और उसके बाद बेटी अगर घर में आके बैठ जाए तो बदनामी नहीं होगी। कम से कम मेरी बेटी अभी मैरिड नहीं है ना, वो खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है ना किसी और की। लेकिन यही एक जो माइंड सेट होता है ना फादर्स का, ये बेटियों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। इवन मदर्स भी जो हैं शुरुआत में तो बेटियों को कुछ खास नहीं समझती, अरे मेरी देवरानी का तो बेटा है, मेरी 3 लड़कियां हैं, मेरे देवरानी की तो बेटा है, हमारी प्रॉपर्टी तो वही खा जाएगा। तो अपनी छोटी छोटी बेटियों को सिखाती हैं, जाओ भगवान जी को बोलो मुझे भैया दे दो। अब आप एक बात बताइए, बेटा 3 बेटियों के बाद होता है, और आप ये देखिए कि उन बेटियों का क्या, वो उन बेटियों को नहीं लगता होगा कि हमारे माँ बाप को कितना बेटे का चाम है, और मतलब क्या हम औलादे नहीं हैं। लेकिन माएँ भी तब प्रेशर में आके ससुराल वालों के आकर बच्चे पे बच्चे पैदा करती जाती हैं। फिर उसके बाद फिर कहती है अरे भाभी मुझे तो शर्म आती है इतने बच्चे लेके जाते हुए। अरे तो बताओ ना कि तुम्हें बेटा चाहिए था इसीलिए तो हमने बच्चा पैदा किए, इतने 3 बेटी के बाद बेटा हुआ, अपनी व्यथा बताओ। लेकिन नहीं, बच्चे छुपाती फिरती हैं। अच्छा, अब ये माएँ जो इतनी बड़ी क्लासी माएँ होती हैं, ये इनको सारा कुछ बेटियों से लेना है, लेकिन बचपन में बेटियों को इतना कचड़ती हैं कि ये है, हाय मेरी 3 बेटियां हैं, हाय इतना दहेज बनाना है, इतना करना है। लेकिन जब बेटी पढ़ लिख जाती है, बाहर विदेश में सेटल हो जाती है, तब इन्हीं माँओं को चाहती हैं कि भाई हमारी बेटियां आकर हमें सेटल कर दें, हमें भी वहाँ पर बुला लें, हम भी वहाँ सेटल हो जाएंगे, हिंदुस्तान में क्या रखा है, रिश्तेदारी है, ये है। तो ये माँओं के दोगले चेहरे होते हैं जो मैंने देखे हैं। मैं आपको जो भी बातें बता रही हूँ ना, ये मैंने अपनी निजी ज़िंदगी में देखा है। माँओं के पहले तो बेटियों को कचड़ेंगी, हाय बेटी है, अरे बेटा नहीं है, हमारी चिता को आग कौन देगा, ये कौन देगा, अरे देखो हमारी तो प्रॉपर्टी का हिस्सा खा जाएंगे लोग, बेटा नहीं है, ये है। यही तो ये माइंड सेट होता है माँओं का। लेकिन जब माँओं को ऐसे करनी होती हैं तब बेटियां ही आती हैं। तो बेटे तो अपना अलग हो गए ना अपनी बीवी के साथ में, यही होता है। दिस इज़ अ रियलिटी ना। अब आप एक बात बताइए, अभी आप जनाब और मैडम को देख लीजिए। ठीक है, जनाब अपने माँ बाप का करते हैं, लेकिन जो मौज मज़े अम्मी करती है किसके सिर पे करती है? सिब्बू के सिर पे ही तो करती है। सूटम सूट लूटम लूट,
ये सब किसके सिर पे करती है? बेटी के सिर पे करती है। बहू तो इतनी ऐशे करवाती नहीं है। बहू तो अपनी मर्जी से कहीं ले गई तो ले गई, जहाँ बिठा दिया बैठ गए। फिर भी समाज में बहू ही चाहिए होती है, बेटियां सिर्फ एक तकिए की तरह होती हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले होता है माँ का भी। तो ये दोगला मापदंड माँओं का भी जो है, मुझे लगता है कि मुझे एक्सपोज करना चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि पहले तो तुम बेटियों को देखो कि अरे इनका क्या होगा, बेटियाँ हैं। फिर बाद में उन्हीं बेटियों के सिर पे ऐश करती हैं, जा जा के मन्नतें मांगती हैं, बेटा दे दो, बेटा दे दो। तो ये एक माइंड सेट है। और अब इसमें क्या होता है, लोग कहेंगे बेचारी माएँ मजबूर होती हैं, ये होती हैं, प्रेशर में आके करती हैं। तो फिर क्या, ये क्या रियलिटी है, ये क्या चीज़ है? सॉरी, मेरा बैकग्राउंड में फिर से प्रॉब्लम हो जाती है। एक्चुअली मेरे पास ना एक प्रॉपर प्लेस नहीं है, तो आई एम वेरी सॉरी। तो अब मैं बैक टू द पॉइंट। तो ये दंगल फिल्म में भी यही दिखाया गया है। उल्टा माँ भी खिलाफ है बाप के कि तुम क्यों इनको रेसलिंग सिखा रहे हो, कुश्ती करा रहे हो। लेकिन बाप की दाद देनी पड़ेगी कि बाप कहता है कि नहीं मुझे करना है। हालांकि लड़कियां भी शुरू में आनाकानी करती हैं, लेकिन जब वो दूसरे बापों को देखती है ना, जो अपनी बेटियों की कच्ची उम्र में शादी करवा रहे हैं, कच्ची उम्र में उनके रिश्ते जोड़ रहे हैं, तब उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, हमारा बाप समाज से लड़ रहा है और हम क्या कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं, हमें यही करना है क्या? शादी करके बच्चे पैदा करने हैं, रोटियां करनी है, हमारा वजूद बना रहा है हमारा बाप। ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि यही होता है ना, चाहे बाप हो चाहे दादा हो, हर कोई बेटी की शादी देखना चाहता है। मैंने तो दादाओं को भी देखा है कि अरे ये बड़ी होंगी, पता नहीं मैं इनकी शादियां देख पाऊँगा नहीं। कोई ये नहीं कहते कि मैं किसी को कोई अवसर बनते हुए देखूँगा या नहीं देखूँगा। ये सबसे बड़ा मुझे ना ख़राब लगता है। तो इस पिक्चर को मैं इसी वजह से अप्रिशिएट करती हूँ कि भाई फादर्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है एक बेटी के प्रोग्रेस करने में। तो मैं यही कहूँगी जितने भी फादर्स हैं कि भाई कभी कभी बेटियाँ बहुत कुछ ऐसा दे जाती हैं फादर्स को जो उनको खुद को भी नहीं पता होता। खैर, अब मैं दूसरा रिव्यू करूँगी सुल्तान मूवी का। अब सुल्तान मूवी का मैं ब्रीफिंग आपको कर चुकी हूँ कि इसकी क्या स्टोरी है। मुझे इस पिक्चर से एक सबसे बड़ी शिकायत यही है कि इस फिल्म में सबसे ज़्यादा जो सलमान खान ने इम्पोर्टेंस दी है अनुष्का शर्मा को। ऑब्वियसली वो हीरोइन है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी बड़ी जो इम्पोर्टेंस किसी शख्स को मिलनी चाहिए थी वो थी सलमान खान के दोस्त को, जो तब भी उसके साथ था जब वो कुछ नहीं था, जब वो था तब भी उसके साथ था, जब उसने सब कुछ खो दिया दोबारा से तब भी वो उसके साथ रहा, और जब उसने दोबारा पा लिया तो भी वो उसके साथ में रहा। तो ये होती है सच्ची फ्रेंडशिप। अब सलमान खान ने भाई अनुष्का शर्मा के पीछे जो है दोस्त को यूज़ किया कि भाई जब उसको कुछ बनना होता था तब जी वही उसका दोस्त उसको ले जा रहा है, प्रैक्टिस करवा रहा है, दौड़ा रहा है, हर चीज़ वही दोस्त कर रहा है। लेकिन जब वो अपनी लाइफ में खुश है तो दोस्त की कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर जब वो चली गई तब दोस्त की ज़रूरत है। और उसने उस पूरी फिल्म में उस दोस्त को क्रेडिट ही नहीं दिया जितना वो डिज़र्व करता था कि यार तूने जो मेरा साथ दिया है ना वो तो मेरी औरत ने भी नहीं दिया। यही होता है। मुझे अनुष्का शर्मा का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे ख़राब लगा। ठीक है, हर लड़की चाहती है कि जिससे भी वो शादी करे वो एक सेटल हो, ठीक है तुमने उसको किया, लेकिन बहुत सारे मौके थे जब वो एक बड़ा मन रख के चीज़ों को सोच सकती थी। ठीक है, उसका बच्चा चला गया, जो भी था, जो एक ट्रेजेडी हुई, उसने अपना करियर भी गिव अप किया। हालांकि उसके करियर गिव अप को बहुत बड़ा एक बताया जा रहा है, लेकिन जो उसका दोस्त है उसका तो कोई करियर ही नहीं था। उसकी ज़िंदगी का तो एक ही मकसद था, मेरा दोस्त अपनी लाइफ में अचीव करे, जो सलमान खान के साथ रहता है। तो आप बताइए कि किसका सेक्रीफाइस सबसे ज़्यादा है?
दोस्त का या अनुष्का शर्मा का। तो ये एक जो रियलिटी है ना, ये आप लोगों को जाननी बहुत ज़रूरी है। हर कोई कहता है ये लव स्टोरी है, बट मुझे लगता है ये बहुत फेक लव स्टोरी थी। अनुष्का शर्मा को का कैरेक्टर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब आप लोग कह सकते हैं कि नहीं वो बेचारी देखो ऐसी थी, ठीक है आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अनुष्का से ज़्यादा जो क्रेडिट किसी को मिलना चाहिए था वो उसके दोस्त को मिलना चाहिए था। बट एज़ यूजुअल एक लव स्टोरी है, तो हीरो को इम्पोर्टेंस मिल रही है तो हीरोइन को भी मिल रही है। देखिए ये मेरा अपना व्यू पॉइंट है, मैं अपना एक व्यू पॉइंट दिखा रही हूँ, और इसीलिए ये पिक्चर मुझे अच्छी लग के भी नहीं लगी। क्योंकि एक जो दोस्त होता है ना, जिसका कुछ नहीं होता है, वो अपने ही दोस्त को अपना सब कुछ बना लेता है, और यही उसके दोस्त ने किया। वो हर मोमेंट पे उसके साथ था, हर मोमेंट पर उसके साथ में खड़ा रहा। जब वो एक गुमनाम हो गया, जब उसकी जो भी है, जो भी उसकी कहानी थी कि जब उसने रेसलिंग छोड़ दी, जब वो बिल्कुल एक आम जिंदगी जीने लगा, तब भी उसका दोस्त उसके साथ था, तब भी उसके उस गम को वो महसूस कर सकता था। ये होती है फ्रेंडशिप, कि भाई हर चीज़ मेरे दोस्त की हो जाए, मेरा दोस्त का हर काम हो जाए, हर चीज़ अपने दोस्त के लिए करना, अपने बारे में नहीं सोचना। लेकिन क्या है, हम लोग मोहब्बत मोहब्बत करते रहते हैं, क्योंकि असल में मोहब्बत जैसी कुछ नहीं होता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। बीवी कहती है तू मेरा इतना करेगा, पति कहता है तू मेरा इतना करेगी, और तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट ये लोग निभा रहे हैं, तब तक शादी चल रही है। जहाँ भी दोनों में से किसी एक ने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा नहीं, डाइवोर्स हुआ नहीं या सेपरेशन हुआ नहीं, तो ये मुझे सही नहीं लगता। तो मेरा ये था, और इसमें से कहीं ना कहीं मैं दंगल को किसी चीज़ों के लिए मार्क्स ज़्यादा दूंगी, क्योंकि अगर आप इन दोनों में फिल्मों में से अगर किसी एक फिल्म को मैं मार्क्स देने पे आऊँ तो यस, दंगल में एक बहुत अच्छा मैसेज था। और रही बात सुल्तान की, तो सुल्तान में मैसेज एक यही है छुपा हुआ, जो शायद लोगों ने महसूस नहीं किया। उसमें यही मैसेज था कि जो दोस्त होता है ना सेल्फलेस, उसको पकड़ के रखो, लड़की को, मोहब्बत को इतना मत वो इम्पोर्टेंस दो, और ऐसा मत करो कि भाई एक लड़के की ज़िंदगी में एक लड़की आएगी तभी वो प्रोग्रेस करेगा। एक लड़की को ना मोटिवेशन के लिए लड़कों की ज़रूरत नहीं होती है। वो बात अलग है कि उन्होंने शादी करनी है तो फिर वो पतली होती हैं, मंदिर मंदिर घूमती हैं, वो एक अलग बात है। बट उनको अपना करियर बनाना होता है, उनको अपने आप को साबित करने पे आना होता है। जैसे दंगल में था, दंगल में उन लड़कियों को कोई लड़का नहीं था मोटिवेट करने के लिए, उनका खुद का ही वजूद उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन था कि हम लड़कियां हैं, हमारा बाप हमें सपोर्ट कर रहा है, तो हमें साबित करना है कि भाई लड़कियां समाज के बंधन तोड़कर एक बंधन को एक नया रूप दे सकती हैं, मतलब कि अपनी एक पहचान बना सकती हैं। वो बात अलग है कि बाद में तो उनकी अब शादी हो गई है गीता बबीता की, उनका बच्चा भी हो गए हैं, तो वो एक अलग बात है कि उनके करियर बन गए हैं तो ठीक है, वो मैरिड हैं, उनके हस्बैंड्स हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। ये सुल्तान में सिर्फ बेवकूफ़ी थी कि भाई औरत के चक्कर में करियर बनाया, और औरत की ही चक्कर में करियर बर्बाद भी हो गया। भाई बर्बाद ये हो गया ना, क्योंकि औरत ही छोड़ के चली गई और उसको सेटबैक लगा, ठीक है उसकी भी गलती थी, उसमें भी एटीट्यूड आ गया था। लेकिन जो फिर भी मुझे लगता है कि मुझे ये फिल्म, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इसमें सही चीज़ नहीं दिखाई, इसको एक लव स्टोरी बना के रख दिया, जो लव स्टोरी में भी कोई डेप्थ नहीं थी, मुझे नहीं लगी। मुझे उसकी दोस्ती में, जो लड़का सलमान खान के साथ था, उसकी दोस्ती में मुझे बहुत डेप्थ लगी। तो खैर ये मेरा एक छोटा सा रिव्यू था